केवल जानकारी का होना ही काफी नहीं होता है। ज्ञान की जो असली कसौटी है ना, वो सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता में छुपी है। एकदम सही बात है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, वो हमारी इसी बुनियादी सोच को झकझोर कर रख देगा। हाँ, तो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है प्रभात रंजन सरकार की लिखी हुई एक बहुत ही प्रभावशाली किताब, द लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट, नियो ह्यूमनिज्म। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे हम इंसानों की सोच जाने अनजाने में बहुत ही छोटी छोटी और संकीर्ण भावनाओं के जाल में कैद हो जाती है। और सबसे खास बात ये कि कैसे नव मानवतावाद, जिसे न्यू ह्यूमनिज्म कहते हैं, वो इन सारी दिमागी बेड़ियों को तोड़ता है। ये एक ऐसा नजरिया देता है जिसमें सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि इस धरती के हर जीव, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि निर्जीव चीजों के प्रति भी प्रेम शामिल है। देखिए, आज की इस तेजी से भागती दुनिया में ना, जहां हमारे चारों तरफ सूचनाओं का इतना भारी शोर है जो हमें रुककर सोचने का मौका तक नहीं देता, हाँ बिल्कुल, वहां अपने विवेक और सही अध्ययन के जरिए ही इन दिमागी बंधनों को तोड़ा जा सकता है। मूल लेखक ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि कैसे अंधविश्वास हमारी तर्क शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। मतलब इंसान का अस्तित्व सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि एक मानसिक यात्रा है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अगर हमारे भीतर चलने वाले मानसिक प्रवाह और बाहरी दुनिया की कठोर सच्चाई के बीच कोई तालमेल नहीं है, तो समाज में एक बहुत गहरा असंतुलन पैदा हो जाता है। तो जो लोग भी हमेशा कुछ नया सीखने की तलाश में रहते हैं, जिन्हें ज्ञान के नए झरोखे खुलने का रोमांच पसंद है, उनके लिए आज की ये चर्चा किसी खजाने से कम नहीं होने वाली है। सही कहा, क्योंकि ये पूरी चर्चा हमें सिखाती है कि जानकारी के इस समंदर में भ्रम से खुद को कैसे बचाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दर्शन के सबसे पहले जाल को समझते हैं। इस किताब में भौगोलिक भावना, जिसे जियो सेंटिमेंट कहा गया है, उसका बहुत ही विस्तार से जिक्र है। मैं वो डंडी के जूट मिलों वाले ऐतिहासिक उदाहरण से शुरुआत करना चाहूंगी। हाँ, वो उदाहरण इस बात को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है कि कैसे भौगोलिक भावनाएं किसी भी तर्क को नष्ट कर सकती हैं। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो सच में बहुत हैरान हुई। अगर हम इतिहास देखें तो ग्रेट ब्रिटेन के डंडी शहर में एक समय जूट का उद्योग बहुत तेजी से फला फूला था। हाँ। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि डंडी के पास अपना कोई जूट का खेत था ही नहीं। वो पूरा का पूरा उद्योग मीलों दूर बंगाल से आने वाले कच्चे जूट पर निर्भर था। जरा इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचिए। वही तो, पहले बंगाल के खेतों से कच्चा जूट समुद्री जहाज़ों में लाद कर दुनिया के दूसरे कोने डंडी ले जाया जाता था। वहाँ की मिलों में उसे प्रोसेस करके जूट के बोरे बनते थे और फिर उसी तैयार माल को वापस जहाज़ों में भरकर बंगाल की ही बाजारों में लाकर बेचा जाता था। मतलब आर्थिक नजरिए से देखें तो ये भौगोलिक अर्थशास्त्र की एक पूरी तरह से अतार्किक नीति थी। बिल्कुल, यही वो बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है वो ये है कि कैसे एक विशेष भूगोल या अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक भावना तार्किक आर्थिक फैसलों पर भारी पड़ जाती है। डंडी में न तो कच्चा माल था और न ही अपना कोई बड़ा बाजार। सही बात है। अगर मिलें बंगाल में ही लगाई जाती तो परिवहन का कितना खर्च बचता। लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी भौगोलिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए ये अतार्किक फैसला लिया। और अगर हम इस भौगोलिक भावना को सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति तक सीमित मान रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ, क्योंकि ये धर्म और आस्था के क्षेत्र में भी उतनी ही गहराई तक पैठ बना चुकी है और वहां इसके परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे स्रोत में कुछ बहुत ही रोचक और चौंकाने वाले उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हमारे समाज में ये अंधविश्वास बहुत गहराई तक बसा हुआ है कि काशी या वाराणसी में मरने से इंसान को सीधे स्वर्ग मिलता है। हाँ। और वो दूसरा उदाहरण जहां वृंदावन के प्रति अत्यधिक भावना में डूबकर लोग खुद को वृंदावन के कौवे का मल तक कहने लगते हैं। मतलब मैं सोच रही थी ये बात सच में दिमाग को झकझोर देती है। बिल्कुल। इंसान धरती का सबसे विकसित जीव है जिसके पास सोचने के लिए इतना शानदार दिमाग है। फिर भी अपनी तथाकथित भक्ति और किसी एक स्थान के प्रति अपने मोह को साबित करने के लिए वो खुद को इतना नीचा दिखाने लगता है कि खुद को धूल या कौवे का मल तक मान लेता है। कि यही वो स्थिति है जिसे इस दर्शन में विवेक का मर जाना कहा गया है। हाँ। जब भावनाएं इस चरम पर पहुंच जाती हैं तो इंसान अपनी तर्क शक्ति पूरी तरह खो देता है। वो इस बुनियादी तर्क को भूल जाता है कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो केवल किसी एक दिशा या स्थान तक सीमित कैसे हो सकता है। सभी दिशाएं उसी की तो बनाई हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अंधभक्ति
तर्क को खत्म कर देती है और भौगोलिक धर्म का एक ऐसा खतरनाक रूप ले लेती है जिससे समाज का बौद्धिक विकास वहीं रुक जाता है। खैर, ये तो हुई भौगोलिक भावना की बात, लेकिन जब हम इस किताब में आगे बढ़ते हैं तो एक और भी बड़ा और गहरा मनोवैज्ञानिक जाल सामने आता है, सामाजिक भावना या सोशियो सेंटिमेंट। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये सामाजिक भावना उस भौगोलिक भावना से भी ज्यादा खतरनाक बताई गई है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। भौगोलिक भावना तो सिर्फ जमीन के एक टुकड़े तक सीमित होती है। हाँ, लेकिन ये जो सामाजिक भावना है ना, ये लोगों को नस्ल, जाति, भाषा या समुदाय के आधार पर बांटती है। ये एक विशेष समूह के लोगों को दूसरे समूहों से अलग करती है और उनके बीच एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक खाई पैदा कर देती है। और शायद इसीलिए इसका असर ज्यादा विनाशकारी होता है। एकदम सही। दर्शन बहुत बारीकी से समझाता है कि कैसे ताकतवर शोषक समूह कमजोर माने जाने वाले समूहों के मन में एक गहरी हीन भावना पैदा करते हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य हथियारों से लड़ना नहीं होता, बल्कि उनके दिमाग पर कब्जा करना होता है, ताकि वे कभी बराबरी का सोच ही न सकें। इस पुस्तक में पुराने समय का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, रेलवे का। हाँ, भारत में जब रेलवे की शुरुआत हुई थी तब कुछ डिब्बे सिर्फ यूरोपीय कपड़े पहनने वाले लोगों के लिए आरक्षित होते थे। जो लोग पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनते थे उन्हें उन डिब्बों में जाने की इजाजत नहीं थी, भले ही वो कितने भी रईस या पढ़े लिखे क्यों ना हो। तो आप असल में उसे ये बता रहे होते हैं कि उसकी पूरी संस्कृति ही आपसे नीची है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ वो भाषा थोपने वाला उदाहरण भी काफी प्रासंगिक लगा मुझे। इसमें बताया गया है कि कैसे जब कोई ताकतवर वर्ग किसी दूसरे वर्ग पर राज करता है तो स्थानीय भाषा के साइन बोर्ड को जानबूझकर बहुत छोटा या सबसे नीचे लिखा जाता है। और जो शोषक वर्ग की भाषा होती है उसे बड़े बड़े और चमचमाते अक्षरों में सबसे ऊपर सजाया जाता है। मतलब ये कोई डिजाइन की गलती नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति होती है ताकि शोषित वर्ग का आम आदमी जब भी उस साइन बोर्ड को देखे तो उसके मन में अपनी ही भाषा के प्रति एक हीन भावना पैदा हो जाए। और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? मनोवैज्ञानिक शोषण ही आगे चलकर आर्थिक और राजनीतिक शोषण की सबसे मजबूत बुनियाद बनता है। कोई भी शासक केवल बंदूकों के दम पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। हाँ, जब इंसान खुद को हीन मान लेता है तो वो विरोध करने का विचार ही छोड़ देता है। बिल्कुल। ये सच में डरावना है। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जो किसी भी समाज की आत्मा पर सीधा हमला करता है। वो है छद्म संस्कृति, यानी दिखावटी संस्कृति और सांस्कृतिक शोषण। इसे पढ़कर समझ आता है कि शोषण केवल पैसे का नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कोई भी शोषक समूह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जब तक किसी समाज की सांस्कृतिक रीढ़ मजबूत है तब तक उन्हें पूरी तरह से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मतलब जब तक वो अपनी कला और साहित्य पर गर्व करते हैं। हाँ, वे बार बार खड़े होंगे और विरोध करेंगे। इसलिए इस दर्शन के अनुसार कुछ ताकतवर समूह जानबूझकर दूसरे समाज में अश्लील सिनेमा, घटिया नाटकों और निचले स्तर के साहित्य का भारी प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि अश्लीलता ही क्यों? शोषक वर्ग इसी छद्म संस्कृति को अपना हथियार क्यों बनाता है? क्योंकि देखिए, मानवीय मन को ऊंचाई पर ले जाने में बहुत मेहनत लगती है। उच्च आदर्शों को अपनाना मुश्किल है। हाँ, वो तो है। लेकिन नीचे की तरफ गिरना बहुत आसान होता है, ठीक गुरुत्वाकर्षण की तरह। अगर समाज में इस तरह की अश्लील संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए तो लोगों का मानसिक स्तर बहुत तेजी से गिर जाता है। मतलब उनका मन विकृत हो जाता है। बिल्कुल। उनका ध्यान केवल सस्ती भावनाओं में उलझकर रह जाता है। फिर वे कभी भी अपने ऊपर हो रहे असल राजनीतिक या आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लायक ही नहीं रहते। एक सांस्कृतिक रूप से लकवाग्रस्त समाज कभी अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो सकता। सीधे हमला करने के बजाय संस्कृति की जड़ों में जहर घोल दो। एकदम सही। खैर, जब हम संस्कृति और समाज से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये दर्शन एक और बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। वो है छद्म मानवतावाद या सूडो ह्यूमैनिज्म। मुझे किताब का वो प्रसंग पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ जहां एक महान माने जाने वाले संत का जिक्र किया गया है। वो उदाहरण तो इस दर्शन के सबसे तीखे प्रहारों में से एक है। मतलब वो संत कितने अजीब थे। लोग उन्हें महान मानते थे क्योंकि वे सामान्य भोजन छोड़ चुके थे, लेकिन वे खाते क्या थे? केवल शहद में डूबे हुए टिड्डी। हाँ, लोकस्ट्स। लोगों को लगता था कि ये बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन वे संत और उनके अनुयायी ये भूल गए कि उन छोटे छोटे टिड्डियों में भी तो जान होती है।
वे भी दर्द महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये कैसा मानवतावाद है जो सिर्फ इंसानों की भावनाओं की परवाह करता है और बाकी जीवों के दर्द को अनदेखा कर देता है? यही सवाल हमें नव मानवतावाद के असली सार तक लाता है। ये दर्शन स्पष्ट कहता है कि जो सामान्य मानवतावाद है वो भी वास्तव में एक प्रकार की विस्तारित सामाजिक भावना ही है। मतलब दायरा बढ़ा लिया लेकिन स्वार्थ वही है। हाँ, हमने दायरा अपनी जाति या देश से बढ़ाकर पूरी मानव जाति तक कर लिया, लेकिन हम अभी भी सिर्फ अपनी ही प्रजाति के बारे में सोच रहे हैं। हम इंसानों के दुखों के लिए रोते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बहुत आराम से जानवर खाते हैं, मानो उन्हें कोई दर्द ही ना हुआ हो। ये दर्शन जानवरों के प्रति इंसानों के स्वार्थ का बहुत कठोरता से विश्लेषण करता है। इसमें दो महत्वपूर्ण मूल्यों की बात की गई है, उपयोगिता मूल्य और अस्तित्वगत मूल्य। यूटिलिटी वैल्यू और एग्जिस्टेंशियल वैल्यू। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो इंसान आम तौर पर सिर्फ उन्हीं जीवों की परवाह करता है जो उसके काम आते हैं। बिल्कुल, जैसे गाय का उदाहरण लें। इंसान गाय को बहुत सम्मान देता है, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वो दूध देती है। हाँ, उसकी एक स्पष्ट उपयोगिता है। लेकिन अगर हम घोड़ों का उदाहरण देखें तो सच्चाई बहुत ही मार्मिक लगती है। एक समय था जब घोड़े इंसानी सभ्यता के विकास का सबसे अहम हिस्सा थे। यातायात और युद्ध के लिए उनका भारी इस्तेमाल होता था, तो उनकी देखभाल होती थी। लेकिन जैसे ही मशीनें आईं, कारें आईं, तो घोड़ों का उपयोगिता मूल्य शून्य हो गया। और इंसानों ने उन्हें क्या सिला दिया? उन्हें लगभग भुलाई दिया गया। कई घोड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। और सोचिए, भविष्य में अगर विज्ञान ने प्रयोगशालाओं में ही रासायनिक तरीकों से दूध बनाना शुरू कर दिया, वो भी बहुत सस्ते में, तो शायद इंसान गायों को भी सड़कों पर छोड़ दे, क्योंकि इंसानी मानवतावाद स्वार्थ पर टिका होता है। बिल्कुल। लेकिन नव मानवतावाद हमें सिखाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर जीव का अपना एक अस्तित्वगत मूल्य है। यानी उनके होने का अपना एक महत्व है, चाहे वो हमारे काम आए या ना आए। उस परम सत्ता ने सबको बनाया है। इस दर्शन में बाघों और हाथियों का जो उदाहरण है, वो आज के पर्यावरण संकट में बहुत प्रासंगिक है। हाँ, इंसान अपने लालच के लिए जंगल काट रहा है, और जब जानवरों के पास रहने की जगह नहीं बचती तो बाघ मजबूर होकर गांव की तरफ आते हैं। और हम अखबारों में क्या पढ़ते हैं? हम बाघ को आदमखोर और दोषी ठहराते हैं, जबकि असल गलती तो इंसान की है जिसने उनका घर उजाड़ दिया। हम उनका घर चुराते हैं और फिर उन्हें घुसपैठिया कहते हैं। यही हमारा अहंकार है। तो इन सारे बातों को गहराई से समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम इन सभी भावनाओं के इतने जटिल जाल में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर कैसे निकलें? मुक्ति का मार्ग क्या है? इसमें जाल में फंसी पक्षी की एक बहुत शानदार कहानी दी गई है। वो रूपक इस पूरी किताब के सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक है। मैं चाहूंगा कि आप वो कहानी सुनने वालों को बताएं। जरूर। तो एक पक्षी है जो आसमान में उड़ रहा है और अचानक नीचे दाने देखकर जाल में फंस जाता है। दर्शन कहता है कि अगर उस पक्षी के पास अपनी तर्कशीलता का इस्तेमाल करने की क्षमता होती तो वो भावनाओं में बहने से पहले सोचता। बिल्कुल। वो सोचता कि रुको, मैं इस समय एक बहुत ही घने और सुनसान जंगल के ऊपर से उड़ रहा हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई खेत नहीं है, तो फिर अचानक से यहाँ पके हुए चावल के दाने कहाँ से आ गए? ये एक बहुत ही बुनियादी तर्क था। हाँ, लेकिन वो पक्षी अपनी भूख और भावना के वशीभूत होकर नीचे उतरता है और जाल में फंस जाता है। हमारी स्थिति भी बिल्कुल ऐसे ही है। अविकसित जीव केवल अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर काम करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास सोचने की क्षमता है, रैशनैलिटी। हाँ। दर्शन स्पष्ट करता है कि जब तक हम चीजों का गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे और अपनी तर्कशीलता का विकास नहीं करेंगे, हम भी उस पक्षी की तरह शोषकों के बिछाए जालों में फंसते रहेंगे। और अध्ययन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़कर डिग्री लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अध्ययन का असली मतलब है जो कुछ भी हम सुनते या देखते हैं उसका तार्किक विश्लेषण करना, सवाल पूछना। और इस तर्कशीलता के साथ साथ समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए एक सिद्धांत की वकालत की गई है, समसमाज तत्व। मुझे ये विचार बहुत आशावादी लगा। समसमाज तत्व असल में एक न्यायपूर्ण समाज की रूपरेखा है। इसका मूल विचार है कि समाज की असली बुनियाद सभी के एक साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों का भी जिक्र है ना? हाँ, जहां वे कहते हैं कि ये धूल भरी धरती ही हमारा असली स्वर्ग है। समाज तत्व कहता है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को भोजन, कपड़े, शिक्षा,
आश्रय और चिकित्सा जैसी बुनियादी चीजों का समान अधिकार है। जब तक आखिरी पायदान पर खड़े इंसान को ये जरूरतें नहीं मिल जाती, समाज सच्ची प्रगति का दावा नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम जो ये स्रोत पढ़ रहे हैं, इसके मूल लेखक ने समाज के कुछ खास वर्गों और नेताओं की बहुत कड़ी आलोचना भी की है। हाँ, उन्होंने शोषकों के साथ साथ उन वोकल रेवोल्यूशनरीज और सुधारवादियों पर भी तीखा प्रहार किया है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ इस दर्शन के विचारों को सामने रख रहे हैं। यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। तो लेखक का मानना है कि ये जो दिखावटी क्रांतिकारी होते हैं, ये अक्सर बहुत मीठी बातें करते हैं, मंचों से समानता की दहाड़ लगाते हैं, लेकिन असल में कोई बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि उसी व्यवस्था से उन्हें ताकत मिलती है। दर्शन में उन्हें मानव रूपी गिरगिट तक कहा गया है, जो फायदे के लिए रंग बदलते हैं। ये नेता इतने चालाक होते हैं कि अगर भौगोलिक भावना से वोट नहीं मिल रहे तो तुरंत सामाजिक भावना का कार्ड खेल देते हैं, जाति धर्म का कार्ड। हाँ, इसीलिए जब तक जनता खुद शिक्षित और तर्कशील नहीं होगी, ऐसे नेता उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। विवेक ही वो आखिरी छलनी है जिससे हम भावनाओं के कचरे को छान सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि बौद्धिक है। संकीर्ण भावनाओं की बेड़ियों से बाहर निकलना ही असली मुक्ति है। बिल्कुल। नव मानवतावाद हमें पूरे ब्रह्मांड के हर जीव, पेड़ों, नदियों से बिना स्वार्थ के प्रेम करना सिखाता है। और इसी के साथ हम एक विचार छोड़ना चाहते हैं। किताब में बताया गया है कि प्रकृति में जानवरों की दो प्रवृत्तियां होती हैं। कुछ जानवर जैसे बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ हाथी, कबूतर और हम इंसान हैं जो हमेशा एक समूह में रहना पसंद करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगर हम इंसानों की फितरत समूह में रहने की है, तो क्या हमारा ये अत्यधिक विकसित तर्क और अहंकार हमें बाकी प्रकृति से दूर तो नहीं कर रहा है? क्या हम कंक्रीट की दुनिया में एक अकेले बाघ की तरह अलग थलग नहीं होते जा रहे हैं? और अलग थलग पड़ने की नियति अंततः विलुप्ति ही होती है। क्या हमारा असली बचाव इस बात में छिपा है कि हम इस पूरी पृथ्वी को, हर जीव को अपना समूह मान लें? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। हमें इंसानी समाज की कृत्रिम सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी प्रकृति को अपना परिवार मानना होगा। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत के साथ। तब तक सोचते रहिए और अपने विवेक को जगाए रखिए।